हेलो रियल स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब लोग। चलिए भाई शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखना है, समझना है, जानना है क्या है इस चैप्टर के। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बेटा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, बनते आए हैं और बनते रहेंगे। चलिए भाई शुरुआत करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। देखते हैं, समझते हैं क्या है सीन यहाँ का। बात करें अपन किसकी बात करें यहाँ पे, बेसिकली ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म जैसे कि खासकर शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स ही है। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, एंजियोस्पर्म्स। तो जितने भी एंजियोस्पर्म्स है बेटा वो खासकर फ्लावर्स आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उनके जो फ्लावर्स है वही क्या है, साइट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर अपन बात करें आगे की और देखें कि प्री फर्टिलाइजेशन कुछ स्ट्रक्चर्स और कुछ इवेंट्स अपन को देखने हैं। बहुत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्टिलाइजेशन किसी प्लांट के अंदर होना उसका बेसिकली लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के सबसे बड़ा इवेंट या प्रोसेस है बेटा। तो अपन बात करें कि फर्टिलाइजेशन से पहले अपने कुछ स्ट्रक्चर्स अपन को देखने पड़ेंगे जो उस फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बेसिकली यूज आते हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं। वो कुछ स्ट्रक्चर्स अपन को देखने हैं। और मेनली मैं बात करूं, एक फ्लावर जो है वो 4 वर्ल्स का बना होता है। ये हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर देखा है, 4 वर्ल्स का बना होता है। किसमें क्या क्या आता है बेटा, आउटर सबसे पहले जो कैलिक्स है उसके अंदर कोरोला है, उसके अंदर क्या है बेटा, एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 वर्ल्स के अंदर जो है 4 वर्ल्स के अंदर फ्लावर कंसिस्ट करता है। और 2 वर्ल्स जो कैलिक्स और कोरोला मॉर्फोलॉजी में अपन ने देख लिए। तो यहाँ पे अपन एंड्रोशियम और गाइनोशियम से मेनली डील करेंगे बच्चे। क्यों डील करेंगे सर, वो इसीलिए करेंगे लाला क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एंड्रोशियम और गाइनोशियम ही काम आने वाले हैं। देखते हैं भाई, बात करते हैं, जान तक लेते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करें अपन की सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन डिफरेंशियल एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। जब प्लांट छोटे से बड़ा होता है ना बेटा और जब फ्लावर बनता है तो फ्लावर के अंदर कुछ हार्मोनल, और मैंने बात करी थी कि इसके अंदर याद है तुम्हें, वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म, फ्लावरिंग कितना ज्यादा डिपेंड कर रही थी एक ड्यूरेशन ऑफ लाइट और विंटर पे। ठीक है भैया, तो वहां पे अपन ने देख लिया था कि किस तरह से फ्लावरिंग जो है डिपेंड कर रही है। तो कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग प्राइमोडियम मतलब यहाँ पे फ्लावर जो है उसकी बड अपने आप को जो है प्रफुल्लित करती है। इन्फ्लोरेसेंसेस बियर द फ्लोरेसेंस बड एंड देन फ्लावर्स। पहले तो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फ्लोरल बड्स आती हैं और फ्लोरल बड्स के बाद फिर वहां पे बेटा क्या स्टार्ट हो जाता है, वहां पे स्टार्ट हो जाता है फ्लावरिंग, वहां पे स्टार्ट हो जाती है और फिर वापस फ्लावर वहां पे बनने लग जाता है। अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर अपन देखना चाहे तो टिपिकल फ्लावर के 2 पार्ट यहाँ पे मौजूद होते हैं बेटा, एंड्रोशियम और गाइनोशियम आपको मौजूद यहाँ पे दिखेंगे। ये गाइनोशियम है, ये एंड्रोशियम है लला। ये देख तरह से, ये तो पेटल्स हैं, ये सेपल्स है, कैलिक्स इसको अपन कहते हैं। और अंदर की तरफ आपको गाइनोशियम दिख रहा है, गाइनोशियम अलग से निकाल के देखा है यहाँ पे। इसको एक सिंगल यूनिट को अपन कार्पल कहते हैं। गाइनोशियम की एक सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं बेटा, अपन कार्पल कहते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो है स्टिग्मा, समझ रहे हैं आप, सब ध्यान से देखते जाना। उसके बाद जो एलोंगेटेड पार्ट है वो स्टाइल आपको दिखाई दे रहा है। फिर सोलन जो आपको दिखाई दे रहा है वो ओवरी है, ओवरी के अंदर लगे हुए हैं बेटा ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर लगे हुए हैं बेटा ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर लगे हुए बेटा ओव्यूल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरी के अंदर ओव्यूल्स लगे हुए हैं जिसको मेगास्पोरेंजिया कहा गया, वो आगे देखेंगे अपन इस टर्मिनोलॉजी को। अगर अपन स्टेमन्स का बात करें, यहाँ पर बात करें एंड्रोशियम की, तो बेटा निकाल के यहाँ पटक दिया और निकाल के बाहर ले आए तो देखा कि स्टेमन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर वहां पे है और फिलामेंट वहां पे है और एंथर के अंदर बेटा लोब्यूल्स बने हुए हैं जिनके अंदर भरे हुए हैं पोलन ग्रेन, जिनको मेल गैमेटोफाइट भी अपन आगे जाके कहने वाले हैं। तो यार कहीं ना कहीं काफी चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है, समझना है, जानना है, पहचानना है। ये अपन ने देखा एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखा, अब इसको डिटेल में और देखेंगे एंड्रोशियम और गाइनोशियम को। अगर अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर में, सबसे पहले एंड्रोशियम अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। एंड्रोशियम क्या होता है, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। और बेसिकली बात करें तो इसमें से वो अपन निकाल के देखें तो यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को निकाल के साइड में रख देते हैं क्योंकि वो अपने काम का नहीं है। गाइनोशियम अभी अपन नहीं देखने कुल मिला के, अपन स्टेमन देख रहे हैं। स्टेमन जो है बेसिकली बात करें अपन, स्टेमन जो है बेसिकली बात करें अपन, अगर स्टेमन का
अगर स्टेमन की अपन बात करें तो स्टेमन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से जो है स्टेमन यहाँ पे है, इसके अंदर एंथर है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एंथर भरे हुए हैं बेटा, ठीक है, और वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे पोलन ग्रेन्स। तो इस तरह से यहाँ पे एंथर अपने सामने मौजूद होता है। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्ल ऑफ स्टेमन्स, पूरा वर्ल कंसिस्ट होता है स्टेमन्स का। देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज, उनका जो नंबर है और उनकी जो लेंथ है वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होती है। किसी में लंबे लंबे एंथर होते हैं, किसी में बेटा बात करें अपन जैसे कि चाइना रोज तो उसमें कितने लंबे लंबे एंथर होते हैं। अगर अपन बात करें सॉरी स्टेमन्स होते हैं, अगर मैं बात करूं किसकी नंबर की, तो नंबर भी अलग अलग प्लांट में अलग अलग वेरी करता है। ये अपन ने पढ़ा है डायडाइवलस मोनोडाइवलस, अरे यार याद आ रहा है ना, मॉर्फोलॉजी, बिल्कुल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। स्टेमन्स के कुछ पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे फिलामेंट और एंथर। हम फिलामेंट की सबसे पहले बात करेंगे। फिलामेंट होता क्या है? फिलामेंट एक स्टॉक है बेटा। हमने एक पूरा डेंसिटी का डायग्राम यहाँ से उठाया है और उठा के आप देख रहे हैं यहाँ पे एंथर्स का स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हैं, पूरा अपन बात कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्टेमन में सबसे पहले फिलामेंट आता है। फिलामेंट है क्या? फिलामेंट इज लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक। ये एक लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, एक लंबी सी बेटा सिलेंडर स्टॉक है। इट्स प्रोक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस ऑफ और द पेटल ऑफ फ्लावर। आप देख सकते हैं प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड का मतलब होता है ये वाला एंड, प्रोक्सिमल एंड का मतलब ये वाला एंड। अपन बात कर रहे हैं फिलामेंट की, और फिलामेंट में आप देख सकते हैं कि ये जो एंड है वो प्रोक्सिमल एंड है और ये जो एंड है वो टर्मिनल एंड है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोक्सिमल एंड तो नीचे की तरफ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और प्रोक्सिमल एंड ऊपर की तरफ है जहाँ पे फिलामेंट आगे जाके एंथर में कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं बात करूँ एंथर की, यहाँ पे आप सेकंड पार्ट एंथर को डील करें। टर्मिनल एंड टिपिकली बाइलोब्ड, ईच लोब हैज टू थिक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि टर्मिनल टिपिकल एंड कहलाता है बाइलोब्ड है। कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड, दो लोब्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और बात करें ईच लोब हैज डाइथिक है। डाइथिकस मतलब यहाँ पे क्या है? दो लेयर यहाँ पे मौजूद है बेटा। वो मैच्योर एंथर की बात कर रहा है। डाइथिकस का मतलब वो किसकी बात कर रहा है? मैच्योर एंथर की बात कर रहा है। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थीका को सेपरेट करता हुआ एक पूरा लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव यहाँ पे मौजूद है। और वही क्या है बेटा? अब इसी वजह से अपन कहते हैं कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। अगर अपन और डिटेल में बात करें यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा, अगर एंथर को अपन कट करते हैं और एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं अपन एंथर का, तो वहाँ पे आपको काफी कुछ दिखाई देगा। एंथर एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये देख सकते हैं आप, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक्स जिनको अपन बोलते हैं। याद रखना है पोलन सेक्स को अपन माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से यहाँ पे डिनोट करेंगे बेटा। और बात करें कि यार यहाँ पे टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? टेट्रास्पोरेट कंडीशन। तो आपसे अगर बोला जाए कि एक मैच्योर एंथर कैसा होता है, एक मैच्योर एंथर डाइथिकस, बाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है? डाइथिकस, बाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट। मेरा वर्ड जो है ध्यान से सुनना बेटा, एग्जाम में मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन एक मैच्योर के अंदर डाइथिकस है, बाइलोब्ड है और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है। आपको दिख रही होगी इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। उस माइक्रोस्पोर मदर के सेल से ही क्या बनेगा बेटा? वहां से बनेंगे पोलन ग्रेन्स। तो पोलन सेक्स के अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और उनके अंदर बनेंगे बेटा पोलन ग्रेन्स। इस तरह से जो पोलन ग्रेन बनेंगे, मैच्योर एंथर दिखा रखा है जब डाइसेंस होने वाला एंथर का। इस पे लिखा हुआ है बेटा कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब। 2 हर एक ईच लोब में आपको दिख रहे हैं, दोनों ईच, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बेसिकली 2 हर ईच लोब में मौजूद है यहाँ पे, और सेपरेट कर रखा है यहाँ पे बेसिकली एक ग्रूव ने, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे कनेक्टेड होता है, इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे कनेक्टेड है। टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन आपको दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। The microsporangia develop to pollen sacs. Microsporangia pollen sacs में develop होते हैं। They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with the pollen grains. पूरे के पूरे जो बेसिक बात करें तो ये pollen grain से भरे होते हैं बेटा। किससे भरे होते हैं? pollen grain से भरे होते हैं यहाँ पे।
अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की या माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर की बात करूं मैं यहाँ पे, तो एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। कैसा होता है? लगभग सर्कुलर होता है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम में दिख रहा है पूरा, ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है, ये सर्कुलर होता है। और बात करें अपन किसके अंदर जो है सराउंडेड होता है किससे? 4 वॉल लेयर से। कौन सी 4 वॉल लेयर? सबसे पहले आती है एपिडर्मिस, बाहर की तरफ आपको एपिडर्मिस दिखाई देगी, ठीक है, यहाँ की तरफ एपिडर्मिस दिखाई देगी आपको। उसके बाद आती है एंडोथीसियम, उसके बाद आती है एंडोथीसियम, ये अंदर की तरफ, ये एंडोथीसियम जो है बेसिकली 2 to 4 लेयर होती है। मिडिल लेयर्स आपको दिखाएंगी, मिडिल लेयर्स दिख रही हैं आपको यहाँ पे। और उसके बाद दिख रही है बेटा टेपिटम। टेपिटम सबसे इनर मोस्ट लेयर है और न्यूट्रिशन के काम में आती है। आप देख सकते हैं सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, उसके अंदर बेटा क्या है? टेपिटम आपको दिखाई दे रही है। तो मिडिल लेयर वहाँ पे बेसिकली जो है बीच में आपको दिखाई दे रही है, मिडिल लेयर्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। और 4 वॉल्ड लेयर से जो है कवर्ड होता है माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक। किससे कवर्ड होता है? 4 वॉल लेयर। सबसे पहले बाहर एपिडर्मिस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर और उसके अंदर टेपिटम। देखते हैं, बात करते हैं क्या है। द आउटर 3 लेयर्स गिव प्रोटेक्शन। जो बाहर के 3 लेयर्स है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तो देंगे प्रोटेक्शन। एंड हेल्प इन डाइसेंस, मतलब जब डाइसेंस होगा, एंथर को फटना होगा, पोलन ग्रेन्स को बाहर निकलना होगा, तो उसमें हेल्प करेंगी कौन? बाहर की 3 लेयर्स ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन, पोलन को रिलीज करने के लिए। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में, तो यंग एंथर की अगर अपन बात करें तो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज स्पोरोजेनस टिश्यू एट सेंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में स्पोरोजेनस टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो स्पोरोजेनस टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरे सेल्स यहाँ पे जो है वो स्पोरोजेनस टिश्यू के बने हुए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस डिप्लॉयड सेल। यहाँ पे सारे इन सबका प्लॉइडी लेवल कैसा है? 2n। तो आपको यहाँ पे एक मॉडर्न क्वेश्चन और बन गया बेटा, स्पोरोजेनस टिश्यू का प्लॉइडी लेवल कितना है? 2n। तो सर ये सब माइटोसिस करेंगे, मियोसिस? बेटा ये करेंगे मियोसिस। क्या करेंगे? मियोसिस, क्योंकि पोलन ग्रेन ही क्या है? मेल गैमीट है ना लाला? हाँ बिल्कुल सर, मेल गैमीट है तो मियोसिस तो करना ही पड़ेगा सर, तभी तो प्लॉइडी लेवल 2n से n होगा। वाह शाबाश। अगर अपन देखें टेपिटम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है जो कि डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को बेसिकली वहां पे न्यूट्रिशन देती है। तो वो अपन ने बात करी यहाँ पे किसकी? टेपिटम की। सेल्स ऑफ टेपिटम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। इनके अंदर जो है एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं लाला, यहाँ पे एक से ज्यादा न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म डेंस है। क्यों है सर साइटोप्लाज्म डेंस? ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है यार, अगर बच्चे खाने वाले घर में ज्यादा होंगे तो खाना भी ज्यादा स्टोर रखना पड़ेगा ना। अरे हाँ बेटा, अरे यार कितनी सिंपल सी बात है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? भाई खाने वाले ज्यादा हैं तो खाना स्टोर रख के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेपिटम का जो साइटोप्लाज्म कंटेंट्स है वो कैसा है? डेंस है। और मेनी सेल्स वहां पे बेसिकली मोर देन 1 न्यूक्लियस से वहां पे लोकेटेड होता है। अगर अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब वो प्रोसेस जो पोलन ग्रेन्स को बनाने के काम आती है। अगर अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें बेटा, तो एज द एंथर डेवलप्स ईच स्पोरोजेनस सेल, माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल अंडरगोस मियोटिक डिविजन्स टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पोलन ग्रेन मैच्योर होता रहता है बेटा, जैसे जैसे अपन कहते हैं कि एंथर डेवलप होता रहता है, तो वहां पे आपको एक सेल दिखाई देगी जिसका नाम है पोलन मदर सेल। और वो पोलन मदर सेल बेटा कैसी है? डिप्लॉयड है। कैसी है? वहां पे डिप्लॉयड है। तो एक पोलन मदर सेल, इसको अपन पीएमसी भी कहते हैं या एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं, वो मियोसिस करती है और मियोसिस करके बेटा टेट्राड बनाएगी। यहाँ पे 3 दिखा रखे हैं पर बेसिकली 4 है वो, ठीक है। एक मियोसिस से बेटा 2n था ना, तो 1 से nn, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगी। टेट्राड मतलब 4 माइक्रोस्पोर्स बनाएगी जो कि सेपरेट होकर अलग अलग पोलन ग्रेन्स बना लेंगे। आपको पोलन सेक दिखा रखा है, एपिडर्मिस दिखा रखी है, फाइब्रस लेयर दिखा रखी है, टेपिटम दिखा रखी है। टेपिटम में अंदर क्या है बेटा? पोलन मदर सेल यहाँ पे दिखा रखी है एक, और पोलन मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ। टेट्राड मतलब 4, एक से कितने बने? 4 माइक्रोस्पोर। एक पीएमसी या एक एमएमसी से कितने बने? 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं। और मियोसिस डिवीजन 1, ये ध्यान रखने वाली बात है, अक्सर पूछी जाती है बेटा, नंबर ऑफ डिविजन्स पूछे जाते हैं और बनते कितने ये पूछे जाते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं, मतलब पीएमसी या एमएमसी पोलर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जब डिवीजन हुआ तो उस एक मियोटिक डिवीजन से 4 माइक्रोस्पोर बने। याद रहेगा ना मेरे बच्चे को? बिल्कुल याद रहेगा सर। ये वही बात, टेट्राड उसको अपन कहते हैं और वो बाद में जाके मैच्योर होकर पोलन ग्रेन बनाते हैं सेपरेट होकर। The formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। पूरी प्रोसेस को ही बेटा अपन क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं।
अगर मैं और बात करूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, तो एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाता है और डिहाइड्रेशन की कंडीशन आनी जाती है, डिहाइड्रेशन कंडीशन जानबूझ के नहीं आती, वो लाता है, इसलिए लाता है क्योंकि कब तक भैया, अब तो पोलन ग्रेन डेवलप हो चुके हैं ना, तो उनको डाइसेंस करके फाड़ के अपने आप को और उनको बाहर रिलीज करना पड़ेगा, वरना फर्टिलाइजेशन बनाने का क्या मतलब बेटा। अरे हाँ यार ठीक है, बात करें अपन बॉडी के अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं, तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा उनका बनने का क्या मतलब है लाला, हाँ फर्टिलाइजेशन के जरूरी है वो। तो एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स, तो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, अभी भी दिखाया था मैंने, और डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, दे आर रिलीज्ड विद द डाइसेंस ऑफ एंथर। अब डाइसेंस होगा तो कैसे होगा, देख सकते हैं यहाँ पे एंडोथीशियम फट जाएगी बेटा, मिडिल लेयर फट जाएगी। होता कैसे डाइसेंस, समझो मेरी बात ध्यान से, वाटर एब्जॉर्प्शन करती है कौन, सॉरी वाटर की कमी कर देती है कौन, एंडोथीशियम, और एंडोथीशियम ही सबसे पहले क्या करती है बेटा, फटती है, तभी जाके डाइसेंस ऑफ एंथर होता है। अंदर की तरफ कर्ल हो जाते हैं सारे सेल्स, यहाँ से देख सकते हैं आप अंदर की तरफ, और वहां से पोलन ग्रेन, मिडिल लेयर फटती है, टेपिटम तो डीजनरेट हो जाती है। जब तक पोलन ग्रेन पूरे मैच्योर होते हैं ना, तब तक टेपिटम पूरी डीजनरेट हो जाती है। तो एक मैच्योर एंथर के अंदर सिर्फ 2 लेयर बचती हैं, कौन कौन सी लेयर, एंडोथीशियम और एपिडर्मिस। और जैसे ही बेटा एंडोथीशियम अंदर की तरफ खींचती है, तो खींचते फट जाती है, फटने की वजह से क्या होता है बेटा, डाइसेंस कहलाता है वो प्रोसेस, और पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। पोलन ग्रेन बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं, और किस स्टेज में रिलीज होते हैं आप देख सकते हैं। पहले तो इस सेल में पहले तो स्टेजेस माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन कैसे बनता है, ऐसे बनता है। सबसे पहले एक सेल होता है, उसके अंदर वैक्यूल बनती है, न्यूक्लियस अलग बनता है, एसिमेट्रिक डिवीजन हो जाता है। एसिमेट्रिक डिवीजन होने से एक तो लार्ज वेजिटेटिव सेल बन जाता है, एक स्मॉल जनरेटिव सेल बन जाता है, और वहां पे न्यूक्लियस भी बेटा अलग अलग है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये जनरेटिव न्यूक्लियस, समझ रहे हो। साइटोप्लाज्म, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म या अनइक्वल साइटो डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, अनइक्वल साइटो काइनेसिस हुआ है यहाँ पे, क्योंकि साइटोप्लाज्म का कंटेंट वेजिटेटिव में ज्यादा है और जनरेटिव में कम है, तो यहाँ पे एक डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। अरे आया समझ में, ऐसे डेवलप होता है। तो इसी सेल स्टेज के अंदर जो है 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर, इसी 2 सेल्ड स्टेज के अंदर ही बेटा बात करें अपन, वहां पे डाइसेंस होता है। क्या होता है, डाइसेंस। जब इस सेल स्टेज के अंदर यहाँ पे मौजूद है पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज के अंदर, मतलब एक वेजिटेटिव सेल उनके अंदर मौजूद है, एक जनरेटिव सेल उनके अंदर मौजूद है, और उस 2 सेल्ड स्टेज के अंदर वहां पे डाइसेंस होता है। बाकी के 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर 3 सेल्ड स्टेज के अंदर होता है, ठीक है, 3 सेल्ड स्टेज के अंदर होता है, और तब बेटा वो बेसिकली जर्मिनेशन के टाइम पे फिर वहां पे मैच्योर होता है, जर्मिनेशन के टाइम पे वहां पे मैच्योर होता है, जब स्टिग्मा पे गिर चुका होता है। तो किसी के अंदर स्टिग्मा पे गिरने के बाद मैच्योर होता है 40% एंजियोस्पर्म्स में, और 60% में बेटा इसी स्टेज में निकलता है, क्योंकि 2 मेल गैमीट है, 2 मेल गैमीट जाके वहां पे फ्यूज कर जाएंगे। अगर अपन बात करें पोलन ग्रेन के कुछ स्ट्रक्चर की, जिसको पोलन ग्रेन को अपन मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं बेटा, जो अपन ने डाइवर्सिटी पढ़ी थी वहां पे भी जिक्र किया था कि अपन मेल गैमेटोफाइट इसको कहेंगे। और अपन देखते हैं कि यार अलग अलग पोलन ग्रेन जो है, अलग अलग साइजेस, अलग अलग स्पीशीज के पोलन ग्रेन अलग अलग शेप में होते हैं, अलग अलग साइज में होते हैं, पर एक कॉमन स्ट्रक्चर सब में होता है। उसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है बेटा, स्फेरिकल फॉर्म में होता है। डायमीटर आपको गिवन है, सब एनसीईआरटी के डेटाज हैं, याद रखने, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोलन ग्रेन इज इनकरेक्ट, तो आपको याद होना चाहिए 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। पोलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे इंटाइन देखने को मिलेगी अंदर की तरफ, और एक्साइन जो बाहर ऐसे बेटा मोनेको के बिस्किट की तरह जो बात करें अपन डिजाइन बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, एक्साइन की बनी हुई है। तो हर किसी स्पीशीज के पोलन ग्रेन में ये एक्साइन की डिजाइन ही डिफरेंट होती है, और अपन एक्साइन की डिजाइन से ही पता लगाते हैं कि फलाना फलाना स्पीशीज का पोलन ग्रेन है। एक स्पीशीज के एक्साइन की स्ट्रक्चर या जो डिजाइन है, जो शेप है, वो किसी दूसरी स्पीशीज से बिल्कुल मैच नहीं करती, इसलिए हर किसी स्पीशीज की एक्साइन अलग अलग होती है पोलन ग्रेन की, और उसी से अपन पता लगा लेते हैं कि कौन सी स्पीशीज का पोलन ग्रेन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंटाइन तो अंदर छुपी हुई है, उससे पता नहीं लगेगा, आपको एक्साइन से पता लग जाता है। एनसीईआरटी लिखती भी है कि एक्साइन
प्रोसेस डिफरेंट एरे ऑफ डिजाइंस, मतलब अलग अलग एरे जो है, अलग अलग फॉर्म जो है डिजाइन के आप देख सकते हैं। ये एक्साइन ही बना रही है डिजाइन अलग अलग, ठीक है बेटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके पोलन ग्रेन के अंदर 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर, 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर है, इंटाइन और एक्साइन। अगर मैं आगे की तरफ बात करूँ एक्साइन की, तो एक्साइन जो है हार्ड आउटर लेयर है जो कि बनी होती है स्पोरोपोलिन। आज तक इस दुनिया में हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल जो मिला है वो है स्पोरोपोलिन, हाईली रेजिस्टेंट। ना इस पे पीएच का असर होता है, ना टेम्परेचर का असर होता है, ना प्रेशर का असर होता है, ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का असर होता है, ना किसी एसिड का असर होता है, ना किसी बेस का असर होता है, किसी का असर नहीं होता इस पे। ये आज तक और कैसा है, इनऑर्गेनिक ही है, कैसा है, ऑर्गेनिक। तो आज तक जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल अपन को मिले हैं उसमें सबसे हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है यहाँ पे स्पोरोपोलिन, उसकी बनी होती है ये एक्साइन। और बेटा इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कलाई, एंजाइम्स कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोपोलिन। तो यही बेटा सबसे बड़ा कारण है कि एंजियोस्पर्म्स जो है ना, जिनके पोलन ग्रेन्स हैं, वो पूरे विश्व में, पूरी धरती पर फैलने में कामयाब हो पाए हैं। वो इसीलिए हो पाए हैं क्योंकि इनके पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स होते हैं ना, जब डिस्पर्सल होता है या पोलिनेशन होता है तो डैमेज नहीं होते। जब भी टाइम मिलेगा फीमेल के साथ जो है फर्टिलाइजेशन करेंगे और वहां पे बेसिकली बात करेंगे कि जायगोट बन जाएगा और वहां पे प्लांट स्पीशीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ा कारण है। अगर ये भी एक्साइन नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये बेटा नष्ट होना शुरू हो जाते, आसानी से डैमेज हो जाते, फिर आगे स्पीशीज नहीं बढ़ा पाते एंजियोस्पर्म्स, कोई और आते। एक्साइन हैज एपरेटस कॉल्ड जर्म पोर्ट्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं कहीं जगह, वैसे तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा अपन बात करें कि ये जो लेयर है ना एक्साइन की, ये बिल्कुल इंटाइन के चिपक के रहती है बेटा। और जब चिपक के रहती है, यहाँ पे थोड़ा दूर दिखाएगी, बिल्कुल चिपकती हुई रहती है। मैं तो कहता हूँ कि एक्साइन एब्सेंट होती है वहां पे। क्या होती है, एक्साइन एब्सेंट होती है। और जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है, बिल्कुल चिपक के रहेगी, तो यहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होती है। और एब्सेंट होती है तो वही पोर क्या कहलाता है बेटा, जर्म पोर। क्योंकि ये तो हार्डेस्ट लेयर है, यहां से तो पोलन ट्यूब बाहर आ नहीं सकती। तो जब जर्मिनेशन होगा किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो पोलन ट्यूब को बाहर आना होगा ना, तो किससे आएगी, इस जर्म पोर से बाहर आएगी। और वो पोलन ट्यूब बनती किससे, इंटाइन से बनती है। मतलब ये इंटाइन ही बाहर एलोंगेट होके और जर्म पोर से बाहर आएगी। तो बेसिकली बाहर आने के लिए रास्ता क्लियर होना बहुत जरूरी है ना बेटा जी। अब यहाँ पे तो पहले ही बैरिकेड्स लगा रखे हैं, कहां से निकलेगी वो, अरे यहाँ पे बैरिकेड हटा दिया, यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे हटा दिया। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा कॉलपेट कंडीशन, ट्राइकॉलपेट कंडीशन बोलते हैं इसको। अगर 3 जर्म पोर है तो कैसी कंडीशन है, ट्राइकॉलपेट। और अगर 1 जर्म पोर है तो मोनोकॉलपेट। अगर अपन बात करें 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेटा मोनोकॉलपेट या ट्राइकॉलपेट कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। मतलब 3 जर्म पोर या 1 जर्म पोर आपको देखने को मिलेगा। एक्साइन हैज एपरेटस कॉल्ड जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। फॉसिल्स की तरह तो रहेंगे सही, क्योंकि जब कोई डिग्रेड ही नहीं कर पाएगा तो फॉसिल्स की तरह तो रहेंगे ही सही। एक्साइन इनहिबिट्स पैटर्न्स एंड डिजाइन्स, अपन देख ही चुके हैं, मैं बात कर ही चुका हूं उसके बारे में। अगर इंटाइन की बात करें तो इंटाइन जो है इनर वॉल है, इट इज थिन एंड कंटिन्यूस लेयर है, कंटिन्यूस लेयर है पूरी, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये बहुत याद रखने वाली बात है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अगर अपन मैच्योर्ड पोलन ग्रेन की बात करें तो वो 2 सेल स्टेज में जो है, मैंने बोला था अभी आपको कह के निपटा था मैं कि एक मैच्योर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज के अंदर डाइसेंस होता है, उसका 2 सेल्स होते हैं। वेजिटेटिव सेल इट इज बिगर, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव सेल बिगर है, ये वाला सेल बिगर है ऊपर का, ठीक है। हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, बहुत सारा फूड रिजर्व है। एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, आप देख सकते हैं यहाँ पे इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है। जनरेटिव सेल की अपन बात करें, सबसे छोटा सेल यहाँ पे मौजूद है जनरेटिव सेल। इट इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बेटा, इट इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। मतलब ये इन अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ है ना, तो ये है तो साइटोप्लाज्म किसका, वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है। अरे समझ रहा है मेरी बात को, ये अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ है, तो ये साइटोकाइनेसिस की वजह से जो साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है वो है किसका, है तो वेजिटेटिव सेल का ही ना लाला। तो वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है किसका न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। सर फिर सेल अलग क्यों का, अरे यार वो तो जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया था एक बाउंड्री बना दी अपन ने। अरे हाँ यार, समझने की बात कि भैया जब साइटोप्लाज्म अलग हो गया तो एक बाउंड्री बना दो, न्यूक्लियस अलग हो गया तो एक बाउंड्री बना दो ना, क्योंकि कह तो रहे ना कि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ है, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म तो हुआ है। पर अपन ये कह सकते हैं कि वेजिटेटिव सेल का जो डायग्राम है, वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है, अपन कह नहीं सकते, एनसीईआरटी कह रही इस चीज को कि वहां पे वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वही जेनेटिव सेल में है, और जेनेटिव सेल का न्यूक्लियस उसके साइटोप्लाज्म वहां पे तैर रहा है।
60% एंजियोस्पर्म शेयर देयर पोलन ग्रेन्स एट 2 सेल्ड स्टेज, मतलब इसी सेल के स्टेज में। इन अदर्स जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव 2 मेल गैमेट्स, 10 पोलन ग्रेन्स आर शेयर्ड एट 3 सेल्ड, मतलब बाकी की 40% में पोलन ग्रेन जो है 3 सेल्ड स्टेज के अंदर, उस 3 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, 2 मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 2 मेल गैमेट। आगे जाके तो ये शेड तो यहाँ पे 2 सेल्ड में हो गया, पर आगे जाके डिवाइड ये जब करेगा ना तो माइटोटिकली वहां पे 2 मेल गैमेट ये वही वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। पर अपन बात करें कि किसी के अंदर तो इसी जनरेशन में निकल जाता है और किसी के अंदर जो है 3 सेल स्टेज में थोड़ा लेट निकलता है, कहने का मतलब पहले ही डिवीजन हो जाता है। जब अपन बात करें पोलन ग्रेन्स की, द शेड पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी। उनकी वायबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो डिजेनरेट हो जाए, मतलब डिजेनरेट का मतलब ये नहीं है, बेसिकली मेल गैमेट से मतलब है यहाँ पे, मेल गैमेट अपनी फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी खो दे उससे पहले ही उसको लैंड करना होता है स्टिग्मा पे। अब ये वायबिलिटी जो है ना पोलन ग्रेन की किसी किसी में अलग अलग होती है। अगर अपन बात करें वीट की और इनकी, तो इनके पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होती है 30, बात करें अपन यहाँ पे जो डेटा आपको गिवन है कि जैसे 30 मिनट्स होती है, किसकी, सीरियल्स में जैसे कि राइस और वीट की, मतलब ये जैसे ही डाइसेंस हुआ, डाइसेंस होके बाहर निकले पोलन ग्रेन तो 30 मिनट के अंदर अंदर इनको पोलिनेशन कर देना चाहिए किस पे, स्टिग्मा पे, और जनरेट कर देना चाहिए वहां पे पोलन ट्यूब, वरना फिर बेसिकली बात करें कि आगे जाके काम नहीं बन पाएगा यार। मतलब ये बात है कि भैया बारात आइए तो फेरे तो कराने ही पड़ेंगे, वरना कोई मतलब नहीं है फिर उस का। तो बेसिकली शेड पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी। द वायबिलिटी पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन इज वेरिएबल, सबका अलग अलग होता है भाई साहब, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ सम सीरियल जैसे कि राइस और व्हीट इज 30 मिनट्स। सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूमिनेसी, रोजेसी एंड सोलेनेसी हैव वायबिलिटी फॉर मंथ्स, इनकी मंथ्स तक होती है। पल्सेस की, रोजेसी फैमिली की, इनकी मंथ्स तक घूम सकते हैं, जहां भी मिलेगा फर्टिलाइज कर लेंगे स्टिग्मा, ठीक है, जहां भी मिलेगा, मतलब उसी फैमिली का होना चाहिए, ऐसे नहीं हो जाता फर्टिलाइजेशन, उसी फैमिली का होना चाहिए भैया। जिसका दूल्हा है उसी के साथ शादी होगी ना, हर किसी के साथ करता फिरेगा क्या फिर। अगर अपन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखिए पोलन ग्रेन का, तो पोलन ग्रेन जो है रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर, जैसे कि उनके नाम की पोलन टेबलेट्स बाजारों में खूब आ रही है, पोलन टेबलेट्स उनके नाम की, ठीक है, फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में। पोलन टेबलेट्स एंड सिरप्स इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस सोर्सेज, ये फंक्शन है बेटा, ये यूजेस हैं, ये आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है, अक्सर पूछे गए हैं। दे आर स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, हम किसी पोलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। लाला समझ रहे हो ना मेरी बात को, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करके रखने का मतलब ये है कि भाई साहब अगर हम चाहें आगे जाके उसको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में यूज कराना तो कर सकते हैं। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। दे आर यूज्ड एज पोलन बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, जब हम क्रॉप ब्रीडिंग करते हैं वही आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स एग्जांपल पार्थेनियम और कैरेट ग्रास आर एलर्जिक फॉर सम पीपल, इट लीड्स टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो है ना बेटा वो एलर्जी कॉज करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर CRD, ठीक है, बहुत से CRDs कॉज करते हैं। कौन एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं, कौन, पोलन ग्रेन्स। बहुत सौ को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा हो जाता है उनको। अगर अपन बात करें पोलन ग्रेन की, तो इतने सारा जिक्र अपन ने किया, एंड्रोशियम को डिस्कस किया, जाना समझा कि कैसे क्या काम करते हैं, और वही बेटा बात है किसकी, एंड्रोशियम की। इसी तरीके से अपन बात करें किसकी, एंड्रोशियम की। और आगे का जो लेक्चर होगा अपने वो गायनेशियम पे बेस होगा, जानेंगे कि क्या गायनेशियम होता है, कैसे वो काम करता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।